हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपके ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर्स को रखा है या उनसे जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं वो सभी आज हमने रखे हैं और इन क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे आपको पता लग पाएगा कि जो आपका सीटेट है वो किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है और जो अभी आने वाला आपका एग्ज़ाम है यानी कि दिसंबर और जनवरी में जो होगा आपका, इसमें भी आपको पता लग पाएगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आप सभी साथी एंड तक बने रहेंगे और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि आपको बताना है कि जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए मतलब कि 1 से जो 5 तक की क्लासेस हैं उसमें ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी गई है। क्या रहा है, चौक एवं टॉक विधि, जग एवं मग विधि, व्याख्यान विधि या फिर जांच आधारित शिक्षण। देखिए, सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर करेंगे कि जो आपकी कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक की जो कक्षाएं होती हैं उसमें आप ईवीएस की समझ को कैसे विकसित कर पाएंगे। सभी साथी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखिए, जब आप प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ को विकसित करेंगे तो उसके अंदर जो जांच आधारित शिक्षण होता है ये विधि आपके लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है क्लास 1 to 5th के लिए। यानी कि जो विकल्प डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है और आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कि यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है, यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है, या फिर यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है, या फिर यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। सभी जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि बच्चों में अगर आपको विश्लेषणात्मक विचार विकसित करना है तो उसके लिए वंश वृक्ष का एक उपयोगी उपकरण कौन सा माना गया है। और इसी के साथ एक बार सभी सेशन को शेयर कर देंगे ताकि आपके साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके। देखिए, आप लोगों की संख्या क्लास में बहुत कम रहती है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और हमारा सपोर्ट भी करेंगे। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दे रहा है कि यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। तो देखिए, आपको ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो निगेटिव वर्ड्स होते हैं उन पे फोकस करना है। तो इस विकल्प में आपका केवल दे रखा है तो ये वैसे ही आपका आंसर नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर केवल दे रखा है। वही विकल्प बी कह रहा है यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर भी आपका केवल दे रखा है जिस वजह से ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी निगेटिव वर्ड दे रखा है। और इसी के साथ सी विकल्प कह रहा है कि यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो देखिए, बिल्कुल जो आपका वंश वृक्ष होता है यानी कि जो आपकी ज्वाइंट फैमिली होती है यानी जो आपकी पीढ़ियों से चली आ रही है उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके आपसी संबंधों के बारे में ये एक अच्छा उपकरण माना गया है। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो इसका विकल्प सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कह रहा है यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है, संयुक्त परिवार उनके संबंध के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको बच्चे में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने हैं तो जो है आप उनके अंदर जो मतलब कि पीढ़ियां जो चली आ रही हैं उनके परिवार के जो सदस्य थे उनके आपसी संबंधों के बारे में जब आप बताएंगे तो वो आपका सबसे एक बेस्ट उपकरण माना गया है ना। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। देखिए, आपको सही बताना है ना। तो इसमें ऑप्शन आपके दे रखे हैं किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, या फिर पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर ले जाना, या फिर किसी नज़दीक स्थान पर जाना, या फिर अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना,
तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करेंगे। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ये सभी जो है ये ऑनलाइन मोड के क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको जो है इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि आपका इस बार भी एग्जाम जो होगा सीटेट का वो ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। तो इसलिए सभी साथी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करेंगे और इसी के साथ आपको क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उनको एलिमिनेट करने का तरीका भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए तभी आप जो है ईवीएस में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को जरूर फोकस करेंगे और इस पे ध्यान भी देंगे। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए अगर आपको ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण माना गया है और इसी में से अगर आप किसी प्रकार के भ्रमण के लिए सही जो विकल्प हो जाएगा आपका, वो कह रहा है कि किसी दूर दराज और परिचित स्थान पर जाना। तो देखिए दूर दराज और परिचित स्थान पर जाने का कोई मतलब नहीं हो पाएगा। और वहीं बी में कह रहा है कि पूर्व योजना, यानी कि जो पहले की योजना बनाना है और उसके बाद में प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के जो नज़दीक स्थान पर जाना है। तो बिल्कुल देखिए ये बात आपकी एकदम सही हो रखी है, यानी कि विकल्प बी इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है किसी नज़दीक स्थान पर जाना। तो देखिए नज़दीक स्थान पर तो आप चले जाएंगे, लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि उसकी योजना क्या क्या है तो आपको वहाँ पर जाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। और वही डी में कह रहा है कि अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो देखिए जब शिक्षक खुद अपनी पसंद की जगह पर चला जाएगा तो उसमें बच्चों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर आपका जो बी विकल्प है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए इसमें सही पूछ रहा है आपसे, है ना। तो आपको बताना है कि जो एक ईवीएस की खुशगवार कक्षा है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। कह रहा है कि अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें, या फिर शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थियों के निर्देशों का पालन खुशी खुशी करते हैं। और फिर कह रहे हैं कि सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ने तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करेंगे। सभी साथी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर कर देंगे। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। और इसी के साथ सेशन को एक बार लाइक शेयर कर देना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो ईवीएस की खुशगवार कक्षा होती है, यानी कि जो ईवीएस का जो कक्षा होती है उसके अंदर अगर खुशनुमा माहौल की बात करें तो उसके कथन में आपका अवलोकन करना, अन्वेषण करना, इसी के साथ प्रश्न पूछना और क्रियाकलाप करना जो है वो एक अच्छी ईवीएस की कक्षा के अंदर सम्मिलित किया गया है, यानी कि विकल्प ए जो है वो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। और वहीं बी में देखिए क्या कह रहा है कि सख्त अनुशासन का संचालन करना। तो देखिए अनुशासन का संचालन कभी भी नहीं करना है कक्षा में, क्योंकि बच्चे को जो है अगर आप अनुशासन में रखेंगे तो वो कभी किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना ही वो किसी चीज़ को सीख पाएगा। तो इसलिए ये विकल्प कैंसिल हो गया। और वहीं सी में कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। तो देखिए अगर शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का पालन करेंगे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना। और वहीं डी में कह रहा है कि सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ने तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो देखिए कभी पाठ्य विषय को रेखांकित करने वाली बात गलत हो जाती है ना, किसी चीज़ को रेखांकित नहीं करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो आपकी एक ईवीएस की कक्षा होती है तो उसके अंदर जो है वो अवलोकन करना चाहिए आपको, इसी के साथ खोज आधारित भी होना चाहिए। और बच्चे जब तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे या फिर उसके अंदर जो क्रियाकलाप करेंगे तो वो कक्षा जो होगी वो सबसे अच्छी कक्षा मानी जाएगी, है ना। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। और आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें कि प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, या फिर विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, या फिर पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तक एवं लेखन पढ़ने के लिए देना। तो सभी साथी आंसर करेंगे कि विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए आप कौन सी युक्ति अपनाएंगे। आप खुद को सेंटर में रख के सोचिए। मान लीजिए कि आप विद्यार्थी हैं और आप जब आपको जैव विविधता कोई टॉपिक दिया जाएगा तो उसका अनुभव देने के लिए आप कौन सी युक्ति अपनाएंगे। तो सभी साथी आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए इसमें कह रहा है कि
प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना। तो देखिए लघु चलचित्र दिखा लेने से आप कभी भी जैव विविधता का अनुभव जो देंगे आप, उसमें ये बेस्ट युक्ति नहीं मानी जाएगी। और वहीं बी में कह रहा है कि विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो देखिए जो भाषण देना है आपका, ये एक प्रकार से निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो इस तरह से भी आप ऑप्शन को कैंसिल कर सकते थे, है ना। और सी में कह रहा है कि पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। तो देखिए बिल्कुल जहाँ पर अवलोकन आपका आ जाएगा वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको ईवीएस में अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, अगर किसी ऑप्शन में आपको अगर अवलोकन देखने को मिल जाए तो आप आंख बंद करके उस क्वेश्चन को टिक कर देंगे, तो वो क्वेश्चन आपका एकदम सही माना जाएगा, क्योंकि अवलोकन जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है ना। तो इस चीज़ से आपको जो है आंसर को टिक करना है। तो यानी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प सी है, यानी कि पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, तो वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कह रहा है पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तक एवं लेखन पढ़ने के लिए देना। तो देखिए पुस्तक पढ़ने और लेखन देने वाली बात एकदम गलत हो जाती है ना। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कह रहा है कि इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण से संबंधित मुद्दे और सरोकार, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, और एक बार फटाफट से क्लास को शेयर भी कर देंगे ताकि आपके साथ और भी बच्चे जुड़े। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है, यानी कि आपसे है पूछा है। तो देखिए इसमें कह रहा है पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाएं। तो देखिए अवधारणा वाली बात गलत हो जाती है, और कह रहा है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है एकदम। देखिए जो आपके 1 to 5th के जो बच्चे होते हैं तो उनमें जो है वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो आपकी पर्यावरण शिक्षा होती है, इनसे जो संबंधित मुद्दे होते हैं उनको लेकर के आपको पढ़ाना है ना। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया आपसे कि पर्यावरण अध्ययन का भाग कौन सा माना गया है। तो पर्यावरण अध्ययन के अंदर आप विज्ञान भी पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाएंगे, और इसी के साथ जो आपकी पर्यावरण शिक्षा होगी वो भी आप इंक्लूड करके ही बच्चों को पढ़ाएंगे। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। आपको बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है वो विद्यार्थियों को किस चीज में सहायता देती है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कि पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में, या फिर सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। और डी कह रहा है आपसे कि पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार के प्रति प्रतिक्रिया देने में। सभी साथी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं जो आपके पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक होती है तो उसमें विद्यार्थियों की सहायता किस प्रकार से करती है वो। तो देखिए चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखते हैं पहले। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में। तो देखिए व्याख्या जो हो गया आपका वो एक निगेटिव वर्ड है, यानी कि बच्चे को कभी भी व्याख्या दे करके नहीं पढ़ाना चाहिए, ना ही उन्हें कभी कोई चीज़ सिखाना चाहिए। तो व्याख्या वाली बात आपकी गलत हो जाएगी। वहीं बी में कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। तो देखिए याद करने वाली बात भी आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि बच्चे को जो है वो एक्टिव रखना है, और बच्चे को आप एक्टिव तभी रख पाएंगे जब आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रियाकलाप करवाएंगे चीज़ों का, और उन्हें जब क्षेत्रीय भ्रमण पर ले जाएंगे तभी जो बच्चे होंगे वो पर्यावरण अध्ययन को सीख पाएंगे, ना कि बच्चे याद करने से किसी चीज़ को सीख पाएंगे, है ना। तो ये ऑप्शन भी जो है आपका वो गलत हो जाएगा। और कह रहा है कि सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। तो बिल्कुल देखिए जब आप किसी चीज़ की रचना करेंगे संसाधनों के द्वारा तो बच्चा क्या करेगा, इसमें एक्टिव भी रहेगा और चीज़ों को जो है वो सरल तरीके से सीख भी सकेगा। यानी कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 के सही आंसर की बात करते हैं तो विकल्प सी, यानी कि सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, जो कि आपका एकदम बेस्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं कह रहा है डी में कि पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो देखिए प्रतिक्रिया देने वाली बात गलत हो जाती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो वो विकल्प सी हो जाएगा। आई होप आपको ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो सभी आपको समझ में आएगा, और इसी तरह से आप सीटेट के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आदित्य जो है वो एक होनहार विद्यार्थी है
और उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें, उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। कह रहा है कि उसके कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, उसे अधिक स्नेह देना, उसे अतिरिक्त समय देना। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि आदित्य जो है वो एक होनहार विद्यार्थी है और उसे क्या लगता है कि जो उसके कक्षा के जो शिक्षक हैं उसकी जिज्ञासा पूर्ति करने के लिए कार्य करें, तो उस शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, मतलब कि जो शिक्षक होगा आपका वो किस तरह से हस्तक्षेप करेगा। तो देखिए आपके ऑप्शन दे रखे उसके कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना। तो देखिए अतिरिक्त दायित्व कभी भी नहीं देना है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी में कह रहा है उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। जब आप उसके लिए अच्छी से अच्छी जो शिक्षण सामग्री होगी जब आप उसका प्रयोग करेंगे, तो जो आदित्य है वो वैसे भी एक होनहार बालक है, तो इससे क्या होगा कि उसको सीखने में और क्रिएटिविटी होगी। जब आप अच्छी तरीके की उसके सामने डिवाइस रखेंगे तो वो उन चीज़ों को करने के लिए एक्टिव होगा और उन चीज़ों को जल्दी समझेगा भी, है ना। तो उसके अंदर जो है वो मन लगाकर भी उन चीज़ों को सीख पाएगा। और वहीं सी में कह रहा है कि उसे अधिक स्नेह देना। तो देखिए स्नेह करने वाली बात आपकी गलत हो जाएगी ना, कभी भी बच्चे को स्नेह नहीं देना है ज़्यादा। और कह रहे हैं कि उसे अतिरिक्त समय देना। तो देखिए अतिरिक्त समय दे लेने से आप जो है वो उसके जिज्ञासा की पूर्ति को नहीं कभी कर पाएंगे, है ना। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी, अतिरिक्त समय देने वाली बात भी आपकी गलत हो गई। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सही विकल्प की, तो यानी कि बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि आप आदित्य के लिए जो है वो कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं नृत्य प्रदर्शन, आत्मविश्वास, भावनाएं, हाथों और चेहरों की गति। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे कि जो आपके नृत्य होते हैं उनके मुख्य रूप से जो मुद्रा और भावनाएं होती हैं वो आपको किस चीज़ का प्रदर्शन करती हैं। देखिए आपने कभी देखा होगा जो आपके कथक होते हैं या फिर जितने भी आपके जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो आपके हाथ, आँखों और आईब्रोज जो होते हैं आपके, इन सब चीज़ों से जो है वो भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं यानी कि विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भावनाएं। चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चा होता है उसको ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या होती है। कह रहा है कि रटकर सीखना या फिर अवधारणाओं का विवरण देना, परिभाषाएं और जानकारी, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर। तो सभी साथी अगर जिनको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो वो एक बार जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर को एलिमिनेट करके देखिए आप विकल्पों को, आप जरूर उसका आंसर ढूंढ पाएंगे। और जितने भी साथियों को आ रहा है वो सभी एक बार आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जल्दी से कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं प्राथमिक लेवल की यानी कि प्राइमरी लेवल की, तो इस पर जो है वो ईवीएस सीखने के लिए जो वास्तविक चुनौती होती है आपकी, वो जब आप विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें व्यक्त करने के अवसर देंगे, है ना। तो ये जो होती है वो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए एक वास्तविक चुनौती मानी गई है, यानी कि विकल्प डी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए कभी भी बच्चे को परिभाषाएं और जानकारी नहीं देनी है, तो ये देखिए आपका निगेटिव वर्ड हो गया, इससे भी आप पहचान सकते थे। और अवधारणाओं का विवरण देना, तो देखिए विवरण देने वाली बात भी आपकी गलत हो जाती है। कहीं भी अगर आपको ऑप्शन में विवरण लिखा दिखे तो उस विकल्प को आप क्रॉस कर दीजिएगा, यानी कि वो आपका आंसर नहीं बनेगा। और वहीं कह रहा है रटकर सीखना, तो ये आप सभी को पता है कि रटकर भी बच्चे को कभी नहीं सिखाना है और ना ही कभी उसे रटने पर बल देना है, क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है आपका वो कभी भी रटकर सीखने पर बल नहीं देता है बल्कि करके सीखने पर अधिक बल देता है ना। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। तो आपको बताना है कि ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तकों के अलावा जो है आप ईवीएस को सिखाने के लिए एक सबसे अच्छा सोर्सेस कौन सा हो सकता है।
कह रहा है कि विकिपीडिया, क्षेत्र भ्रमण, रेडियो या फिर विश्वकोश। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। और जितने भी साथी नए जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से आंसर करिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कि जो आपकी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक होती है उनके अलावा आप किन चीज़ों से जो है वो ईवीएस को सिखा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 के सही आंसर की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो कि क्षेत्र भ्रमण है आपका। देखिए, जब आप बच्चे को कहीं पिकनिक स्पॉट पर ले जाते हैं तो बच्चे जब चीज़ों को देखते हैं तो वो उनको देख करके सीखते हैं। तो ये जो है वो ईवीएस सिखाने का एक सबसे अच्छा साधन माना गया है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये भी आपका एक तरह से पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे कि यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि, कह रहा है, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, या फिर मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, या फिर यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है। डी कह रहा है कि थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर के। तो सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कि जो यात्रा थीम के मुद्दे होते हैं वो केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए में कह रहा है कि विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर। तो देखिए, आपके आयोग ने जो है वो ए नहीं माना था, लेकिन अगर हम लोग अपने अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो काफ़ी बच्चों ने जो है उसमें ए ऑप्शन लगाया था कि विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखा करके, लेकिन ये ऑप्शन गलत था क्योंकि यात्रा थीम के जो मुद्दे थे वो आपको बताने थे कि इसका विकल्प क्या सही होगा। तो देखिए, बी में आपसे ये कह रहा था कि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, यानी कि जैसे आपका कोई यात्रा हो गया तो ये आपका एक मुद्दा उठा है, तो इसके हिसाब से जो इसके आसपास की जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब के बारे में जब तक आप बहस आयोजित नहीं करेंगे, यानी कि जब तक आप किसी चीज़ पे बहस नहीं करेंगे तब तक वो विद्यार्थियों के लिए सार्थक नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चा जब आपस में डिस्कशन करता है, एक दूसरे से प्रश्न पूछता है, तो वो उसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इससे बच्चा क्या करता है, वो जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन के सही विकल्प की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प बी है, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना गया है। और कह रहा है कि यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, तो देखिए, अगर शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन दिखाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। और वहीं कह रहा थीम जो है वो वर्कशीट विद्यार्थियों को दे करके। तो देखिए, जब आप बच्चों के हाथ में वर्कशीट थमा देंगे तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा ना। जब आप बच्चों से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाद विवाद करवाएंगे, परिचर्चा करवाएंगे क्लास में, तो इससे जो है बच्चा वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा। चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए किस पर। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कि सीखने के रूप में सीखने पर, या फिर सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर, या फिर सीखने के लिए। तो सभी को बताना है कि ईवीएस सीखने को मजबूत करने के लिए आप आकलन का ध्यान किस पर केंद्रित करेंगे। सभी साथी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जल्दी से। जब आप ईवीएस को सीखने के लिए मजबूत आकलन का उपयोग जब आप करेंगे तो वो करेंगे आप फॉर लर्निंग पे, यानी कि सीखने के लिए। मतलब कि विकल्प जो डी है आपका वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ना ही आपका सीखने के रूप में सीखने पर हो पाएगा, ना ही सीखने पर होगा, और ना ही अनौपचारिक सीखने पर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा वो फॉर लर्निंग पर जाएगा, यानी सीखने के लिए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपसे। देखिए क्या पढ़ा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्योंकि। तो आपको बताना है कि ईवीएस सीखने के लिए जो वास्तविक कहानियां होती हैं या जो घटनाएं घट जाती हैं आपके आसपास में, या फिर जो आपकी कथाएं होती हैं, तो ये क्यों होती हैं। कह रहा है कि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत हैं, वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करती हैं, या फिर वह हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। और डी कह रहा है आपसे कि वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। सभी साथी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो कह रहा है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और कह रहा है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और जो आपकी वास्तविक घटनाएं होती हैं, तो ये जो होती हैं आपके
और आपके विकल्प दे रखे हैं इसमें कि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत होती हैं। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये जो है वो सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत ही माना गया, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कभी कभी कहानियों को सुन करके कुछ सीख लेते हैं, कभी जो अपने आसपास की जो घटनाएं होती हैं उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है, और इसी के साथ जो कथाएं होती हैं उनसे भी बच्चा सीखने की बहुत कोशिश करता है। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी कह रहा है कि वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, जो आपके परिवेश में जो घटनाएं घट जाती हैं उनसे आपके जो शिक्षक होते हैं वो भी सीख लेते हैं, और इसी के साथ जो समुदाय होते हैं वो भी आपके जो है इन चीज़ों से प्रेरित हो जाते हैं। तो ये विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। सी कह रहा है कि वह हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम परिचित हैं। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे आपके पास कोई घटना घटी है ना, और फिर क्या होगा, जैसे कुछ दिन बाद अगर वो फिर से वही घटना घट गई तो आप क्या करेंगे, जब आपको वो पहली वाली चीज़ें याद आएंगी तो आप क्या कहेंगे कि हाँ पहले कुछ दिन ये आपकी घटना घट चुकी है, तो फिर से वो अनुभव जो है आपके वो फिर से उसी चीज़ को देखने का मतलब एक माध्यम हो जाएगा कि आप देख करके उसे सीख पाएंगे। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। और वहीं डी में कह रहा है कि वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। तो देखिए शिक्षकों के लिए ईवीएस जो शिक्षण शास्त्र है वो कभी आसान नहीं बनाते हैं, यानी कि जो विकल्प डी है वो इस क्वेश्चन का गलत हो जाएगा। तो अब आपको देख लेना है, इस तरह से क्वेश्चन का जो आंसर आप ढूंढेंगे वो इस तरह से एलिमिनेट करके आप आंसर को टिक कर सकते हैं, यानी कि विकल्प जो आपके ए, बी और सी दे रखे हैं ये तीनों ही सही हैं, बल्कि जो आपका विकल्प डी है वो इस क्वेश्चन का गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है आपका ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है आपसे कि ईवीएस में आत्म आकलन है, यानी कि आत्म का मतलब है खुद का आकलन या फिर स्व आकलन जिसे आप जानते हैं। तो ये बताना है आपको कि ईवीएस में आत्म आकलन क्या है, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के बारे में सीखना है, या फिर उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है, या फिर सीखने का आकलन है। सभी साथी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ईवीएस में आत्म आकलन की, तो इसमें कह रहा है कि सीखने के लिए आकलन। तो बिल्कुल देखिए ये बात आपकी एकदम सही है। जब आप खुद का आकलन करेंगे तो उसमें जब तक आप सीखेंगे नहीं किसी चीज़ को और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आपकी त्रुटियां कहाँ कहाँ पर हो रही हैं, तो आप जब तक उन त्रुटियों को करेंगे और उनका सुधार नहीं कर पाएंगे तब तक जो है आप किसी भी चीज़ का आकलन नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि जो ए में कह रहा है कि सीखने के लिए आकलन, तो बिल्कुल आपकी ये बात एकदम सही है। और बी कह रहा है कि सीखने के बारे में सीखना, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जब आप किसी चीज़ को सीखेंगे उसके बारे में जब आप और ज़्यादा सीखेंगे तो ये भी आपका एकदम सही हो जाएगा। सी कह रहा है उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना, तो देखिए आपकी ये बात भी एकदम सही है, यानी कि जो आपके ए, बी और सी हैं ये तीनों ही विकल्प आपके सही हैं। और डी कह रहा है कि सीखने का आकलन, तो देखिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि जो विकल्प चौथा है आपका ए, बी और सी ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कह रहा है आपसे कि राजा जो कि एक ईवीएस के शिक्षक हैं एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक के सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। तो शिक्षक इसमें क्या उपयोग कर रहा है, कह रहा है कि रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड या फिर अवलोकन पत्र। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प ए है यानी कि रूब्रिक्स, वो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि ईवीएस का सीखना आधारित है, यानी कि ईवीएस का सीखना किस पर आधारित है। कह रहा है कि वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर, सरल से जटिल के सिद्धांत पर और जटिल से सरल के सिद्धांत पर। इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी करेंगे जल्दी से कि ईवीएस का सीखना किस पर आधारित है।
तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ईवीएस का जो सीखना होता है, पहले आप बच्चों को सरल चीज़ें सिखाएंगे। देखिए, जब बच्चा किसी आसान चीज़ को सीखेगा फिर ही वो जाकर के धीरे धीरे जटिल चीज़ों को सीख पाएगा, यानी कि कठिन चीज़ों को सीख पाएगा, है ना। तो ईवीएस का जो सीखना होता है आपका, वो सरल से जटिल की ओर होता है, यानी कि विकल्प सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सरल से जटिल के सिद्धांत पर। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है। तो देखिए, आपको मांड की उपस्थिति की जांच के लिए आयोडीन का जो हल्का घोल होता है उसके परीक्षण करने पर आप कौन सा रंग पाएंगे। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि मांड क्या होता है। तो देखिए, मांड आपका वो होता है, जैसे आप कभी देखे होंगे कि खुले बर्तन में जब आप चावल पकाते हैं तो उसका जो ऊपर जो वाइट वाइट फेना टाइप का आ जाता है, यानी कि जब चावल पक जाता है तो उस पर जो पानी आ जाता है हल्का सा ऊपर वाइट वाइट सा, तो उसे ही जो है वो मांड कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है कि मांड आपका क्या है। हो सकता है शायद आपका इस बार सीटेट में पूछ ले मांड का क्वेश्चन फिर से, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मांड क्या होता है। और अब आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है कि मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के घोल से जो परीक्षण करने पर कलर प्राप्त होता है वो कौन सा कलर हमें मिलता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के सही आंसर की, तो जब आप मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन का घोल बनाते हैं तो जब आप उसका परीक्षण कर लेते हैं उसके बाद आप ये पाते हैं कि जो उसका नीला और काला कलर है वो उसमें बन जाता है, यानी कि जो विकल्प ए है आपका इसमें ही दे रखा है नीला और काला। तो आपको पता चल गया है कि मांड की उपस्थिति को जब आप जांचते हैं तो उसका परीक्षण करने पे आप यही पाएंगे कि उसका जो रंग होगा वो नीला और काला दोनों पाया जाता है। बाकी के ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। यानी कि आपको ये बताना है कि बीज पत्र किसे कहते हैं। क्या भ्रूण को कहते हैं, बीज पत्ती को कहते हैं, या फिर बीजांड द्वार को कहते हैं, या फिर बीजावरण यानी बीज के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं। सभी साथी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ये तो क्वेश्चन जो है आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। तो देखिए, आपका जो बीज पत्र होता है जो कि आपका बीज पत्ती के नाम से भी जानते हैं, बीज पत्र हो जाएगा वो बीज पत्ती कहलाएगा, यानी कि विकल्प बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है आपसे कि निम्न में से किन पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं मूंगफली, स्वीट पी यानी जिसे आप मीठी मटर के नाम से भी जानते हैं, या फिर बगीचे वाली मटर जिसे गार्डन पी के नाम से जानते हैं, या फिर तुलसी। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कि नाइट्रोजन जोड़ने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो किन पौधों में उनकी ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के सही आंसर की, तो देखिए आपका जो मूंगफली होती है इसमें भी पाया जाता है, और वहीं जो आपकी मीठी मटर होती है इसमें भी होता है, और वहीं कह रहा है कि बगीचे वाली मटर यानी कि जिसे आप गार्डन पी के नाम से जानते हैं तो इसके अंदर भी होता है, लेकिन जो आपकी तुलसी है इसके अंदर नहीं पाया जाता है, यानी कि विकल्प डी जो है आपका वो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, तुलसी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ज़रूर आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।